तो हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शंस एंड व्हिच कंटेन दिस फीचर्स। हाउएवर दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बिकॉज ये रैशनलाइज हो गया, तो ये पार्ट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। बट इसके बारे में मुझे पता है कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो हम एक टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन ये पार्ट आप लोग बस लिख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर ग्रोथ। लिविंग क्राइटेरिया में ग्रोथ कंसिडर करते हैं या नहीं करते, अभी देखते हैं कि ये डेफिनेट क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। अब इसमें लिखा गया कि इट कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। क्यों नहीं बोला जाता डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं अपनी हाइट में, दैट्स वाई इसको नहीं बोला जाता। यूनिसेलुलर्स के केस में जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स इनडायरेक्टली बोलते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिम या फिर कंट्रोवर्शियल। उन दोनों के केस में क्या होता है, ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो दोनों ही सिनोनिम है, एक जैसे ही है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इज रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ ही लिया है। हाउएवर इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हमें 12th में पढ़ना होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बहुत अच्छे से पता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। However, इसको भी हम क्या नहीं बोल सकते? इट कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो शायद रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा कि वो डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि या तो लिविंग बींग्स जो होते हैं वो स्टेराइल कपल्स हम बोल सकते हैं, और वर्कर हनी बी। हनी बी की जो कॉलोनी होती है इसमें होते हैं 3 लोग टोटल। एक होता है ड्रोन, एक है फीमेल वर्कर बी, और एक है क्वीन। इसमें से सिर्फ क्वीन और ड्रोन ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्कर भी नहीं कर सकती हैं। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म पर। नाउ मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज लाइफ ऑन अर्थ। यानी मेटाबॉलिज्म सबके अंदर होता है। अब सबके अंदर होता है तो ये फिर क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये डेफिनेट क्राइटेरिया है बीइंग लिविंग का? तो यस, डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा डेफिनेट क्राइटेरिया है लिविंग बींग्स का। ठीक है, फर्दर इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, इट इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आप एनाबॉलिज्म बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस 11th क्लास में, कैटाबॉलिज्म के बारे में भी। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जब आपस में बनते हैं, वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको एनाबॉलिज्म बोले जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इसको आप लोग को देखना है बहुत अच्छे से। हालांकि एक एग्जांपल अगर मैं लिख दूं जो आप लोगों ने पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ग्लूकोज टूटकर बनता है पायरुविक एसिड, और ये आप लोगों ने पढ़ा है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये कितने स्टेप्स में होता है? 10 स्टेप्स में होता है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को बताना कि भाई वो चीज़ हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो इट कैन बी टेकन एज डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। अब ऐसा समझे, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हैं। उनको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उनका क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डेट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं इट कैन बी टेकन एज डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप कि आपको ये चारों क्राइटेरिया समझ आए होंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ आप वो सब नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीख पाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमने कितने डिस्कवर कर लिए? 1.7 से 1.8 मिलियन। हाउएवर अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, 12th क्लास में जब आप जाएंगे तब आप समझेंगे कि एक रॉबर्ट में करके इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि 7 मिलियन स्पीशीज होती हैं इन टोटल। बट यहाँ पे हमें कितना पढ़ना है अभी? 1.7 से 1.8 मिलियन। ये डाटा हमें चेंज हो चुका होगा, कंफर्म सी बात है। अभी तक इतने स्पीशीज हम 10 साल से नहीं देख सकते। तो बट आप याद रखिएगा क्योंकि आपकी बुक में ये सब लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्सोनोमी पे। टेक्सोनोमी टर्म जिसने दी थी वो थे डी कैंडोल। हाउएवर इसके फादर कौन थे टेक्सोनोमी के? वो थे कैरोलस लिनेयस। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। अब टेक्सोनोमी होता क्या है? तो टेक्सोनोमी स्टडी विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर वो हमें नेचर में मिल रहा है तो हम उसको क्लासिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या उसका कोई नाम भी दे सकते हैं? नाम मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कॉमन नेम हमने उसका रख दिया, साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो टेक्सोनॉमी को फर्दर हम कितने पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं? 4 स्टेप्स में। फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नॉमेनक्लेचर एंड फोर्थ इज क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन किसको कहते हैं? इट इज लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। उस अननोन ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वाइज, उसको हम क्या करेंगे, देख लेंगे पहले। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम जो उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म होंगे उसके फीचर्स को उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज एनालाइजिंग दोज फीचर्स विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स। थर्ड इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हमें उसको एक नेम देना है ताकि पूरे वर्ल्ड में वो एक साइंटिफिक नेम से जाना जाए। लोकल नेम कुछ भी हो सकता है बट एक साइंटिफिक नेम उसको वैलिडेट करने के लिए हमें देना है। फोर्थ इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कहते हैं इट इज द प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल कैटेगरी। अब हमने तीनों प्रोसेस ऊपर के कर लिए तो हम उसको क्या कर देंगे, एक कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर देंगे। सो क्लासिफिकेशन इज मस्ट। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या क्या टेक्सोनॉमी के अंदर प्रोसेस आते हैं, बेसिक प्रोसेस, सो यही 4 होंगे। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये आंसर अच्छे से लिख कर आइएगा। आगे चलते हैं सिस्टमैटिक्स पे। अब सिस्टमैटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सिस्टमा, जिसको अगेन किसने दिया, लिनियस ने। इसमें जितने भी अब हम देखने जा रहे हैं सब लिनियस ने किया है। हाउएवर कुछ चीजें नहीं भी की हैं, सारा काम इन्होंने अकेले नहीं किया, लेकिन हाँ मेजर मेजर वर्क इनके ही थे। तो सिस्टमैटिक्स किसको बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स इज स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स विद एंसेस्टर्स। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को अगर हम इंक्लूड कर दे तो हम बोल सकते हैं हमारा सिस्टमैटिक्स बन जाता है। तो टेक्सोनॉमी अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, इसी के अंदर हम अगर किसको मिला दें, उस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिला दें उस स्पीशीज की, तो हमारा सिस्टमैटिक्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा ऊपर जो लिखा हुआ है, टेक्सोनॉमी जो अभी हमने पढ़ा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मैच कर दें किसी स्पीशीज की, तो हमारी एक ब्रांच बन जाती है जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स, जो कि और ज़्यादा डिफाइंड हो जाती है। तो आई होप कि ये भी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगेन जैसा कि मैंने कहा था मेजर वर्क तो इन्हीं ने ही किया है। तो देख लेते हैं फादर कौन थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, कैरोलस लिनेयस। अब अगेन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ टू नेमिंग सिस्टम। तो दो नाम दिए जाएंगे साइंटिफिक, पहला टर्म होता है जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगेन अब चलते हैं कुछ बुक्स पे जो लिखे गए थे उस टाइम पे। सो लिनियस प्रपोज प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इन हिज बुक फिलोसफिका बोटेनिका, जो कि 1751 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने नेमिंग दी कितनी स्पीशीज की, 5900 प्लांट स्पीशीज की। कौन से बुक में, स्पीशीज प्लांटेरम इन 1753। एंड ही ऑल्सो गेव नॉमेनक्लेचर ऑफ 4326 एनिमल स्पीशीज इन हिज बुक सिस्टमा नेचर। कौन से ईयर में, 1758। तो अब चलो नेमिंग तो हमने देख लिया, अब नेमिंग में एक और चीज खास बात होती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्रिएट की जाएंगे ताकि वर्ल्ड में एक नाम भी हो। तो इसलिए हम किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिन्होंने क्या हेल्प की थी, इंटरनेशनली एक नेम को स्टैंडर्डाइज किया था। तो इन नेमिंग सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। सबसे बुक में आपके एनसीईआरटी में खाली यही दो लिखे हैं, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। ये जो है ये आप पार्ट केवल समझने के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज आईसीबीएन। आईसीबीएन फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने भी प्लांट्स की नेमिंग होगी वो ये ऑर्गेनाइजेशन संभालेगी। नेक्स्ट इज आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी फॉना बेसिकली बोल सकते हैं, सब इसके अंदर आ जाएगा। आईसीएनबी, आईसीएनबी के अंदर क्या आ गया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज आईसीएनसीबी विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी कल्टिवेटेड प्लांट्स की नेमिंग के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। लास्ट है वायरस, यानी वायरस में आईसीटीवी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। तो ये एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ वायरस की नेमिंग के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करेगा नेमिंग।
अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, 2 टॉपिक्स में हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ के बारे में एंड रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कि नेमिंग लिखी कैसे जाती है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप तुम्हें आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को सिर्फ ये नोट्स लिख लेने हैं नोटबुक में एंड देन अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखना। बाय।